Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक फिजिक्स में आज देखेंगे वो है सौर मंडल के अंतर्गत, है ना, सौर मंडलीय पिंड के अंतर्गत धूमकेतु या पुच्छल तारा। हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था एस्ट्रोनॉमी खगोल की, इसमें सौर मंडल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सोलर सिस्टम को 3 पार्ट में। जो पहला पार्ट है जिसमें आप परंपरागत ग्रह को देखते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि के बारे में देखते हैं। साथ ही हमने अरुण और वरुण को भी पढ़ाया है, ये हो गया। और दूसरा टॉपिक जो सौर मंडलीय पिंड का है वह है बौना ग्रह, जिसमें सेरेस, चेरॉन आदि जो बौना ग्रह है, प्लूटो, उन सबको देखा हमने। और तीसरा पार्ट है लघु सौर मंडलीय पिंड, स्मॉल, है ना, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इसमें हमने क्षुद्र ग्रह को, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं, इसको हमने देखा था इसके पहले वीडियो में। और आज जो इसी लघु सौर मंडलीय पिंड का दूसरा पार्ट होगा धूमकेतु या पुच्छल तारा, जिसको कॉमेट्स बोलते हैं। तो अब इसका आगाज करते हैं। ये धूमकेतु या पुच्छल तारा जो है ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है, इसमें टॉपिक ज़्यादा है और मटेरियल भी ज़्यादा है, इसलिए इसकी मतलब अधिकता को देखते हुए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये तो आपको मेरे थंबनेल से मालूम हो जाएगा, ये जो है धूमकेतु पार्ट 1 होगा। जो आप धूम पार्ट 1 धूम पार्ट 1 मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि धूम या पुच्छल तारा जो है इसका ये प्रथम वीडियो होगी, और इसके बाद इसका जो रेस्ट पॉइंट बचा हुआ है वो मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में डाल दूंगा। वो मेरे थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा धूमकेतु का प्रथम पार्ट है और कौन सा द्वितीय पार्ट है। तो आज जो प्रथम पार्ट में जहां तक पढ़ेंगे हम लोग, इसका आगाज करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला पॉइंट, है ना, कॉमेट। जैसा आपने देखा धूमकेतु या पुच्छल तारा, यहाँ कॉमेट्स लिखा हुआ है, तो धूमकेतु या पुच्छल तारा को कॉमेट्स बोलते हैं। तो यहाँ है कि कॉमेट जो शब्द है, ये जो कॉमेट शब्द की उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा से है। कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किससे है? ग्रीक भाषा के शब्द, है ना, एस्टर, एस्टर कोमेट्स, एस्टर कोमेट्स से हुई है, जिसका अर्थ है लंबे बाल वाला तारा। क्या अर्थ है? लंबे बाल वाला तारा। ये जो एस्टर कॉमेट्स है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एस्टर कॉमेट्स। और इसी एस्टर कॉमेट्स से क्या बन गया? कॉमेट्स, COMET, ये कॉमेट बन गया। तो यह जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ये ग्रीक भाषा के शब्द एस्टर कॉमेट से हुई है। और इस एस्टर कॉमेट जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? लंबे बाल वाला तारा। एक ऐसा तारा जिसका बाल क्या हो? लंबा हो। तो ये जो है पुच्छल तारा या धूमकेतु के बारे में है। अभी आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लंबे बाल वाला तारा। दूसरा पॉइंट है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एस्टर कॉमेट जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसका अर्थ है लंबे बाल वाला तारा। इसका लंबा बाल, इसमें पाई जाने वाली एक पूंछ होती है। अब हम लोगों ने गाय पर जब निबंध लिखना शुरू किया था तो हमने लिखा था कि गाय को एक लंबी पूंछ होती है। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि इसका लंबा बाल, इसमें पाई जाने वाली एक पूंछ होती है। देखिए अमूमन ये जो पूंछ वाली बात है, ये जब भी अगर आप धूमकेतु या पुच्छल तारा को समझेंगे तो जो बाल या पूंछ जिसको कहा जा रहा है वो एक गैस होता है ना। जब धूमकेतु पिघलते हैं सूर्य की रोशनी से तो उसके पीछे एक जो है गैस की एक गैस नुमा आकृति छूटती जाती है, जिसको कि देखने में वो उसका पूंछ जैसा लगता है ना, पूंछ जैसा, टेल जैसा लगता है, इसलिए उसको पूंछ कहा गया है। ऐसे आगे बात बढ़ेगी तो वो बात समझ में आ जाएगी आपको। तो इसका लंबा बाल, इसमें पाई जाने वाली एक पूंछ होती है जो कि हवा में उड़ते हुए लंबे बाल की तरह लगती है। हवा में उड़ते हुए लंबे बाल की तरह लगती है। ये जो पूंछ जैसा आकृति दिखती है धूमकेतु में, वो क्या होता है? एक लंबे बाल की तरह लगती है, एक लंबी पूंछ की तरह लगती है। इसलिए इसको ग्रीक भाषा में क्या नाम रख दिया था? एस्टर कॉमेट्स, मतलब लंबे बाल वाला तारा। यह पूंछ एक नाभिक से निकलती है। ये जो पूंछ है वो कहां से निकलती है? एक नाभिक से निकलती है, एक न्यूक्लियर से निकलती है। देखिए ये जो पूंछ की बात की जा रही है, ये तो बात आपका एस्टर कॉमेट्स जो वर्ड है ग्रीक भाषा का, यहां से उठा है कि इसको लंबे बाल वाला तारा बोलते थे। और इसका जो लंबा बाल है वो इसमें पाई जाने वाली पूंछ होती है, और जो कि हवा में उड़ते हुए लंबे बाल की तरह लगती है। यह पूंछ एक नाभिक से निकलती है। यह धूमकेतु की सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली संरचना है। ये जो हमने ऊपर का 3 पॉइंट पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि पूंछ है, लंबा बाल है, ये चीजें जो हमने पढ़ा, ये क्या है? तो यह धूमकेतु की सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली संरचना है। सामान्य रूप से दिखाई पड़ने का मतलब क्या है? जो नॉर्मली दिखता हो, आराम से जब आप आंख खोल के दिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सामान्य रूप से देखना। तो जब सामान्य रूप से ये क्या है? धूमकेतु की सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली संरचना है, जिसमें कि एक लंबी पूंछ दिखाई देती है, जिसको ग्रीक भाषा में एस्टर कॉमेट्स कहा गया।
लेकिन धूमकेतु की संरचना सदैव ऐसी नहीं होती। हमेशा धूमकेतु की संरचना वैसी नहीं होती। लंबे बाल वाले तारों की तरह की संरचना ही हमेशा धूमकेतु की संरचना नहीं है। इसका मतलब है कि धूमकेतु की संरचना और भी है, मतलब लंबे बाल वाले तारे के रूप में तो धूमकेतु दिखते ही हैं, इसके अलावा उसकी संरचना और भी है, वो और भी अलग तरीके से दिखते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन धूमकेतु की संरचना सदैव ऐसी नहीं होती। उसकी पूंछ सूर्य के नजदीक आने पर ही दिखाई पड़ती है। इसकी पूंछ मतलब उस तारे में जो पूंछनुमा आकृति दिखाई पड़ती है वह कब दिखाई पड़ती है? वह सूर्य के नजदीक आने पर ही दिखाई पड़ती है। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तब ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है जिसमें कि उसका पूंछ भी दिखता है। लेकिन जब वो सूर्य के करीब नहीं रहता है तो ये जो पूंछ वाली संरचना है, लंबे बाल वाले तारों की संरचना है, वह दिखाई नहीं पड़ती है। प्लूटो के बाद का क्षेत्र धूमकेतु क्षेत्र है, जिसके बाद गहन अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। देखिए, हम जानते हैं सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहां तक ग्रह है। और इसके बाद है यम, कुबेर, या जिसको प्लूटो बोलते हैं। यम बोलिए या कुबेर बोलिए या प्लूटो बोलिए, ये सबसे लास्ट में है, जिसको कि हम लोगों ने उसको ग्रह से हटा करके, खगोल शास्त्रियों ने ग्रह से हटा करके उसको बौने ग्रह में डाल दिया। तो वो जो यम है या जो प्लूटो है, उस प्लूटो के बाद का क्षेत्र जो है वो धूमकेतु क्षेत्र है। अगर आप फिगर में देखना चाहेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आकृति, यहाँ मान लीजिए सूर्य है, सन है, इसके बाद ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। यहां जो कुबेर यम हुआ तो इसके सबसे लास्ट में यम या प्लूटो हुआ, तो इसके और बाद का क्षेत्र, प्लूटो के बाद का क्षेत्र धूमकेतु क्षेत्र है। ये सभी अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। और यहाँ जो प्लूटो है इसके भी और भी डीप में जाइए, इसके और भी बाद की जो कक्षाएं हैं, है ना। प्लूटो के बाद का क्षेत्र धूमकेतु क्षेत्र है, जिसके बाद गहन अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। मतलब सभी ग्रह जो है अपने चक्कर अपनी जगह पर लगा रहे हैं। और सबसे अंतिम में जो आप जहां तक जान रहे हैं बौने ग्रह में प्लूटो को, उसके बाद से प्लूटो के बाद से जो है ये कह रहा है कि उसके बाद से धूमकेतु क्षेत्र आरंभ होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहां तक ग्रह हो गया। उसके बाद जो बौना ग्रह है प्लूटो, उसको यम भी कह सकते हैं, कुबेर भी कह सकते हैं, तो उसके बाद का क्षेत्र जो है वह धूमकेतु का क्षेत्र है। तो वह सूर्य से और भी ज्यादा दूर हो गया। सूर्य से सबसे दूर कौन सा हो गया? एक बौना ग्रह जो प्लूटो आपको दिख रहा है, वो प्लूटो के बाद का क्षेत्र वो क्या हो गया? तो वह धूमकेतु क्षेत्र क्या कहलाया? धूमकेतु क्षेत्र। मतलब सारे ग्रहों की जो कक्षाएं हैं वो जब लास्ट करेगी, उसके बाद बौना ग्रह का कक्षा आएगा, वह भी लास्ट करेगा, मतलब प्लूटो का, और उसके बाद का जो क्षेत्र होगा वह धूमकेतु क्षेत्र कहलाएगा। तो प्लूटो के बाद का क्षेत्र धूमकेतु क्षेत्र है, जिसके बाद गहन अंतरिक्ष शुरू होता है। उसके बाद क्या होगा? गहन अंतरिक्ष शुरू होता है। आगे देखिए, एक धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ व धूल कणों का बना होता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि एक जो धूमकेतु है, एक धूमकेतु किसका बना होता है? तो मुख्य रूप से बर्फ और धूल कणों का। एक जो धूमकेतु है वह किसका बना हुआ है? एक बर्फ या धूल कणों का। तो याद रखना है, धूमकेतु बर्फ और धूल कणों से बना होता है, धूल कणों का बना हुआ होता है। यह बर्फ मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि के जमने से बना होता है। अब यह जो बर्फ है, यह बर्फ यहाँ तो आपने देख लिया कि धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ और धूल कण से बना है। तो वह बर्फ किससे बना है? तो वह बर्फ जो है मीथेन से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इत्यादि के जमने से बना होता है। मतलब मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इन चारों चीजों से जो है इसके जमने से यह बर्फ बना हुआ है। और यही बर्फ जो है मुख्य रूप से धूमकेतु कहलाता है, जो बर्फ और धूल कणों का बना हुआ होता है। इस बर्फ में कुछ चट्टानें भी जमी रहती है। अब इसी बर्फ में कुछ क्या होती है? चट्टानें भी, जो रॉक है ना, कुछ चट्टानें भी जमी रहती है। यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है ना। यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है। देखिए, चाहे ग्रह हो, है ना, नक्षत्र हो, या मान लीजिए कोई बौना ग्रह हो या धूमकेतु हो, सब घूम रहा है किसके चारों ओर?
सूर्य के चारों ओर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सूर्य के चारों ओर सब घूम रहा है। तो क्या बोला कि यह धूमकेतु भी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो धूमकेतु है, जो कॉमेट्स हैं, ये भी क्या होते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इसकी कक्षाएं बहुत बड़ी होती है, इसलिए बहुत लंबे समय तक में एक चक्कर पूरा करता है। आप जानते हैं कि ज्यों ज्यों कक्षा इलिप्टिकल मार्ग इतना बढ़ती जाती है, उसकी क्या होती है, दूरी बढ़ती जाती है। तो जो आपका धूमकेतु है ये बहुत लंबे समय में एक चक्कर लगाता है, इसलिए कभी कभी दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता। आगे बात आएगी अभी। चलिए, यहां तो हो गया दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है। अब देखिए, धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछ का फैलाव सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है तथा सिर सूर्य की ओर रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्या बोला, धूमकेतु इस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बात जानते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या बोला कि धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछ का फैलाव, जो इसका पूंछ है, मतलब यह जो धूमकेतु का पीछे वाला हिस्सा है, जो पूंछ वाला हिस्सा है, पूंछ का फैलाव सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में रहता है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि धूमकेतु जो होते हैं वह, उसका जो फैलाव होता है वह, देखिए इसमें दो कंडीशन होता है। एक में क्या होता है कि सूर्य के सामने धूमकेतु होता है और पीछे पूंछ होता है। यहां पर जो है धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछ का फैलाव सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है तथा सिर सूर्य की ओर रहता है। जो सिर है धूमकेतु का वह हमेशा सूर्य की ओर होता है और जो पूंछ है धूमकेतु का वह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जैसे मान लीजिए यहां अगर सूर्य है तो यहां धूमकेतु का फेस होगा और इधर पूंछ होगी, है ना। तो ये सूर्य के सामने ये क्या हो गया, फेस हो गया, और पीछे सूर्य के विपरीत जो है यहाँ पर क्या हो गया, पूंछ हो गया। तो यही कह रहा है कि धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाता है, इसी तरह से वह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछ का फैलाव, जो पूंछ का फैलाव है वह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है तथा सिर सूर्य की ओर रहता है। जो सिर है वह सूर्य की ओर रहेगा और जो पीछे वाला भाग है वह सूर्य के विपरीत होगा, और उसी तरह से वह क्या करेगा, सूर्य का चक्कर लगाता है। सामान्यतः इसकी कक्षा काफी लंबी होती है ना। कक्षा क्या कहा हमने, कक्षा बहुत लंबी हो जाती है। सामान्यतः इसकी कक्षा, किसकी कक्षा, धूमकेतु की कक्षा या पुच्छल तारे की कक्षा, सामान्यतः इसकी कक्षा काफी लंबी होती है, इसलिए कई वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। अब कक्षा जितनी बड़ी होगी वह उतना ही ज्यादा वर्षों में दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्या कह रहा है कि सामान्यतः जो पुच्छल तारे हैं, कॉमेट्स हैं या जो धूमकेतु हैं, इसकी कक्षा काफी लंबी होती है, इसलिए कई वर्षों के बाद यह दिखाई पड़ता है। इसी लंबे अंतराल के कारण पहले ऐसा समझा जाता था कि धूमकेतु दोबारा आते ही नहीं, है ना। एक बार क्या बोला, इसी लंबे अंतराल के कारण, यह जो बहुत लंबा अंतराल तक सूर्य का चक्कर लगाते रहता है, ये लंबे अंतराल से चक्कर लगाता है। इसी लंबे अंतराल के कारण पहले ऐसा समझा जाता था कि धूमकेतु दोबारा नहीं आता है। एक बार जो धूमकेतु या पुच्छल तारा या जो कॉमेट है वह एक बार जो आ गया वह दोबारा नहीं आता था, ऐसी बातें कही जाती थी। और ये कहा जाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये था क्योंकि इसकी कक्षाएं बहुत लंबी होती थी, इसलिए उसको चक्कर लगाने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लग जाया करता था। और वो अभी भी लगता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसको खोज के निकाला और ये बात पता किया कि धूमकेतु दोबारा आते हैं। ये जो लिखा गया है कि दोबारा नहीं आते, जो पुरानी मान्यता थी ये गलत है। धूमकेतु दोबारा आते हैं, और आते हैं क्यों, ये इसलिए लगता है कि नहीं आते हैं क्योंकि उसकी कक्षाएं बहुत बड़ी होती है और वो बहुत लंबे समय तक सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगा देता है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन है ना, ये तो देख लिया, इसी लंबे अंतराल के कारण पहले ऐसा समझा जाता था कि धूमकेतु दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन सर्वप्रथम है ना एडमंड हेली ने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु काफी लंबे अंतराल के बाद आते हैं। ये एक जो खगोलविद हैं एडमंड हेली, इन्होंने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु काफी लंबे अंतराल के बाद आते हैं। मतलब ये जो पुरानी मान्यता थी कि धूमकेतु एक बार के बाद दोबारा नहीं आते हैं, ये गलत है। ये पुरानी मान्यता गलत है। किसने कहा, एडमंड हेली ने, और यह सिद्ध किया कि धूमकेतु काफी लंबे अंतराल के बाद आते हैं। हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है। हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो कि अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। देखिए
अब हेली धूमकेतु एक धूमकेतु, हेली क्या है? हेली एक कॉमेट है या एक पुच्छल तारा है, या हेली कह सकते हैं एक धूमकेतु है ना, एक प्रकार का धूमकेतु। हेली धूमकेतु एक प्रकार का धूमकेतु है जो कि अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अंतिम बार कब दिखा था? 1986 में। यह धूमकेतु 75.81 वर्ष, लगभग 76 वर्ष, है ना, यह धूमकेतु लगभग 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यह अब 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा। अब देखिए 1986 है ना, 1986 में दिखाई दिया, और इसमें अगर आप कितने साल के बाद बोला, 76 साल जोड़ेंगे तो इसमें 76 साल जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा? 2062 में ये दिखाई देगा। मतलब ये पुच्छल तारा 2062 में दिखाई देगा। अब बताइए इतने लंबे समय के बाद, 76 साल के बाद वो दिखाई देता है, तो अगर एक आदमी का लाइफ एवरेज 60-70 साल 65 साल लीजिएगा, तो एक आदमी को अगर एक बार दिखाई दिया तो ये तो फिर दोबारा नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि ये लंबा समय है। तो ये बात को समझिएगा कि हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो कि अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। यह धूमकेतु 75.81 वर्ष, लगभग 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यह अब 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा। 2062 ईस्वी जो होगा उसमें यह दिखाई पड़ेगा। तो देखेंगे हम लोग अगर दिखाई पड़ेगा तो ठीक है मित्र। यहाँ तक तो हमने जो धूमकेतु का फर्स्ट पार्ट था वो आपको दिखा दिया। एक बार हम 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं पूरा का पूरा। चलिए, कॉमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एस्टर कॉमेट से हुई, जिसका अर्थ है लंबे बाल वाला तारा। इसका लंबा बाल, इसमें पाई जाने वाली एक पूंछ होती है जो कि हवा में उड़ते हुए लंबे बाल की तरह लगती है। यह पूंछ एक नाभिक से निकलती है। यह धूमकेतु की सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली संरचना है, लेकिन धूमकेतु की संरचना सदैव ऐसी नहीं होती। इसकी पूंछ सूर्य के नजदीक आने पर ही दिखाई पड़ती है। प्लूटो के बाद का क्षेत्र धूमकेतु क्षेत्र है, जिसके बाद गहन अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। एक धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ व धूलकणों का बना होता है। यह बर्फ मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि के जमने से बना होता है। इस बर्फ में कुछ चट्टानें भरी रहती है। इस बर्फ में क्या होता है? कुछ चट्टानें भी भरी रहती है, कुछ चट्टानें भी जमी रहती है। यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है। धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछ का फैलाव सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है तथा सिर सूर्य की ओर रहता है। सामान्यतया इसकी कक्षा काफी लंबी होती है, इसलिए कई वर्षों बाद दिखाई पड़ती है। इसी लंबे अंतराल के कारण पहले ऐसा समझा जाता था कि धूमकेतु दोबारा आते ही नहीं है। ये लंबी कक्षा के कारण ही पहले क्या कहा जाता था कि धूमकेतु दोबारा आते ही नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम एडमंड हेली ने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु काफी लंबे अंतराल के बाद आते हैं। हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो कि अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। यह धूमकेतु 75.81 वर्ष अर्थात लगभग 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यह अब 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने धूमकेतु या पुच्छल तारा या जो कॉमेट्स है इसका एक पार्ट देखा है। दूसरा पार्ट, इसके आगे का पॉइंट लेकर के हम दूसरे पार्ट में आएंगे और वहाँ पर जो है आपका धूमकेतु या पुच्छल तारा या कॉमेट्स एंड करेगा। तो ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।